Hello everyone, welcome back to the channel. And I'm Ritika Kaushal and I'm teaching the economics. So I'm very excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform where you will get the quality education, mentorship for the student across India. And here you will get the structured learning lessons, live lectures, and rewarded mock test as well. So today we will discussing the new chapter that is forms of market. Okay. So before we start, what is forms of market? होता क्या है ये? ठीक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को क्लास 12th का चैप्टर है ये। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट मतलब एक तरीके से हमारा, देखो जो हमारी इकोनॉमिक्स है, इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज कि हम हमेशा हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, बट हम कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें भी करेंगे। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट का मतलब होता है मार्केट के अलग अलग टाइप्स या स्ट्रक्चर्स, जहां बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के साथ गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, ये मेनली डिपेंड करता है कितने बायर्स हैं और कितने सेलर्स हैं और कंपटीशन का लेवल कितना है मार्केट में। अगर मैं आपसे आसान भाषा में बात करूं तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट ये बताता है कि किस टाइप का कंपटीशन है और प्राइस कैसे डिसाइड होता है किस प्रोडक्ट का। तो आज हम बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करने वाले हैं आपसे। ठीक है, सो वेयर वी विल गेट टू डिस्कस कि भाई अब मार्क हम प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, है ना। किसी चीज का प्राइस 10 रुपए कैसे पड़ा, 20 रुपए कैसे पड़ा, है ना। तो अगर एक ही सेलर है पूरे मार्केट में, तो मोनोपोली मार्केट से आई विल डिस्कस इन ब्रीफ व्हाट इज मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड व्हाट इज मोनोपोलिस्ट, एवरीथिंग आई विल डिस्कस। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं इससे। देखो, उसने एक लाइन लिखी है, इट रेफर्स टू एनी अरेंजमेंट थ्रू विच द बायर्स एंड सेलर्स कम इन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एक्सचेंज। राइट, टू एक्सचेंज का मतलब क्या है कि भाई कुछ खरीदने आए होंगे, है ना। देखो, किसी इस मार्केट का मतलब है सिर्फ एक फिजिकल जगह, लाइक बाजार या शॉप नहीं होता। ठीक है, मार्केट एक्चुअली एक अरेंजमेंट या सिस्टम होता है जहां बायर्स और सेलर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, जब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, आज अगर मैं आज के टाइम की बात करूं आपसे, ठीक है, तो जब जब आप लोग ऑनलाइन अमेजोन से कुछ खरीदते हो, बायर सेलर और बायर बायर जो है वो इनडायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, है ना। दैट इज द ऑनलाइन मार्केट। मैंने तो बायर को नहीं देखा, ना बायर ने मुझे देखा, है ना। सो इन दैट सिनेरियो, जब तुम लोकल शॉप से सामान खरीदते हो और सेलर और बायर क्या करते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं, दैट इज द ट्रेडिशनल मार्केट। ओके, दैट मीन्स कि मैंने कोई कांटेक्ट नहीं बनाया है इन द ऑनलाइन मार्केट, और मैंने फिजिकल मार्केट में आई विल कांटेक्ट विद देम टू डिस्कस विद देम नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट, राइट। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट। देखो, so there are some key features of the market: buyer and seller, commodity or services, interaction, price determination, and no physical location is necessary. देखो, अगर मैं आज के डेट में बात करूँ Amazon और इन सब के बारे में, तो मैं थोड़ी ना जानती हूँ कि मेरा सामान कहाँ से आ रहा है। हाँ, इंस्टेड ऑफ अनलेस कि मैं देख लूँ कि भाई आ कहाँ से रहा है, बट आई विल नॉट हैव एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विद देम, राइट। देखो, पहला पॉइंट है बायर एंड सेलर का। मार्केट तभी एग्जिस्ट करती है जब बायर और सेलर दोनों प्रेजेंट होते हैं, है ना। बायर डिमांड करता है और सेलर क्या करता है, सप्लाई करता है। तो बायर को फोन चाहिए और सेलर उसको दिलवा रहा है ना। दूसरे केस में कोमोडिटी और सर्विस, मार्केट में हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता ही होता है। मोबाइल फोन क्या है, कोमोडिटी है। ऑनलाइन क्लास क्या है, आपकी सर्विस है ना। वहीं अगर मैं इंटरैक्शन की बात करूं, इंटरैक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो, मार्केट तभी काम करती है जब बायर और सेलर कम्युनिकेट करते हैं, है ना, चाहे फेस टू फेस हो या फिर ऑनलाइन। सो नेगोशिएशन ओवर प्राइस और सिलेक्टिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन, है ना। अगर मैं प्राइस डिटरमिनेशन की बात करूं, तो मार्केट में प्राइस डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से डिसाइड डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइस बढ़ जाता है, एज सिंपल एज दैट। देखो, नो फिजिकल लोकेशन इज नेसेसरी। जो आज के टाइम में, अगर मैं बिल्कुल रीसेंट की बात करूं, आज के टाइम में मार्केट के लिए कोई भी फिक्स्ड एक जगह जरूरी नहीं है ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे amazon, फ्लिपकार्ट भी मार्केट में है। मार्केट कैन एग्जिस्ट स्टिल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन 21st century, राइट। आज हम बात करेंगे, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट: परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली। देखो,
मार्केट एक तो नहीं है, मार्केट बहुत सारी है, और उन बहुत सारी मार्केट्स में डिफरेंट डिफरेंट कुछ फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कितने सेलर्स हैं, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, और प्राइस कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात करेंगे हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, जिसे हम प्रॉफिट कंपटीशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, देखो, इस मार्केट में बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे सेलर्स हैं। प्रोडक्ट बिल्कुल आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब है कि सेम टू सेम है। यू कैन से दैट सेम टू सेम, और आइडेंटिकल मतलब कि मिलता जुलता सा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी सेलर प्राइस कंट्रोल नहीं करता, प्राइस मार्केट डिसाइड करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, जैसे कि चावल का दाम क्या होगा, राइस का दाम क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरी बात, इसके फीचर्स भी हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स विल बी देयर, होमोजीनियस मार्केट है, और हाँ, प्रोडक्ट की एंट्री एंड एग्जिट बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो परफेक्ट नॉलेज है, कोई भी फर्म का एक प्राइस वो नहीं है कि आई एम द वन, आई एम द वन, नो, एट दिस इज नॉट हैपनिंग इन दैट सिनेरियो। ओके, सो दिस इज अ प्राइस टेकर। ये है आपका परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, सब परफेक्ट नॉलेज है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट वगैरह का ऐसा कोई लफड़ा नहीं रहता है इसमें। ठीक है, दूसरी बात है आपका, सॉरी, मोनोपोली। ओके, सो व्हाट इज मोनोपोली? मोनोपोली क्या है? इस मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर होता है, प्रोडक्ट को का कोई भी सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, सेलर ही प्राइस मेकर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इंडियन रेलवे, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है ना, तो ये क्या है, पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, अब इतना नहीं है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे कि लोकल वाटर सप्लाई, दे आर द मोनोपोली, राइट। सो मोनोपोली का क्या है, ये कहीं ना कहीं सिंगल सेलर भी है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, प्राइस कंट्रोल कर लेता है आराम से सेलर, और कोई बैरियर्स भी नहीं है एंट्री करने का, है ना। दूसरी बात है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो, एक है मोनोपोली, दूसरा है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक का मतलब क्या है, इस मार्केट में बहुत सारे सेलर्स होते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंशिएट, मतलब डिफरेंट होता है, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होता है ना। हर सेलर अपने प्रोडक्ट यूनिक बनाने की कोशिश करता है। जैसे कि टूथपेस्ट के ब्रांड का एग्जांपल ले लो, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, दंत कांति, है ना, तो कितने सारे हैं ना, और भी कितने सारे होंगे, मुझे याद नहीं आ रहे अभी। ठीक है, सो दैट मीन्स कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, बहुत सारे सेलर्स हैं, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है, सेम कंट्रोल ओवर द प्राइस है, एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट भी है ना। सो इन दैट केस देर इज अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, मतलब कि क्लोथिंग ब्रांड्स है, जारा है, फलाना है, ढिमकाना है ना, बहुत सारे हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि सब जारा ही पहन रहे हैं, नहीं। देर इज लेवाइस, कैंटाबिल, और भी बहुत सारे हैं ना, मुझे याद क्यों नहीं आ रहे। तो चलो ठीक है, इतने सारे तो है ही है ना। रेस्टोरेंट्स हैं आपके, एक तो खाने की दुकान नहीं है, देर आर सो मेनी रेस्टोरेंट्स विल बी देयर, चाइनीज है, थाई है, इंडियन है, साउथ इंडियन है ना, देर आर सो मेनी ऑप्शंस इन द मार्केट, दैट इज अ मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ओलिगोपोली। अब ये क्या है, देखो, इस मार्केट में कुछ ही बड़े सेलर्स होते हैं जो पूरी मार्केट को डोमिनेट करते हैं। एक फर्म का डिसीजन, एक फर्म का जो डिसीजन होता है ना, उसका डिसीजन का दूसरी फर्म पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल नेटवर्क्स का एग्जाम्पल, जियो, एयरटेल, है ना। तो ये क्या, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी फर्म्स हैं, है ना, इंटरडिपेंडेंस है, प्राइस की रिजिडिटी भी है, किंग डिमांड कर्व है ना, और पॉसिबल प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन भी है। दैट मीन्स कि ये लोग इतने, मतलब इतने बड़े सेलर्स होते हैं कि ये अगर कुछ भी करते हैं तो इसका इम्पैक्ट दूसरे वाले सेलर पर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द ओलिगोपोली, ही इज द ओनली वन इन द मार्केट। ओके, so there is a demand curve of a monopoly firm. So how the demand curve will move? See, देखो, जो डिमांड कर्व होती है ना मोनोपोलिस्ट की, दैट इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, और वो ये इनवर्स रिलेशनशिप दिखाती है प्राइस और क्वांटिटी में। अब क्यों दिखाती है, देखो, इसका ग्राफ देखो और इसकी समझो इस बात को। मोनोपोली मार्केट में क्योंकि एक ही सेलर है ना, सो फर्म क्या करती है, वो फर्म खुद ही अपने आप में इंडस्ट्री है, तो वो डिसाइड करती है कि प्राइस क्या होगा, बट नॉट बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी एट द सेम टाइम। ठीक है, देखो, अब मान लो कि भाई आई एम द ओनली वन इन द मार्केट, राइट, अगर मैं ही अगर अपनी मार्केट में बैठी हूँ तो वाई आई विल टेक अनदर पीपल टू कम ओवर बी टू टेक माई डिसीजन, नहीं। तो मोनोपोली मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर होता है, और पूरी मार्केट डिमांड, मतलब जो पूरी मार्केट की जो डिमांड है कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट के लिए होती है।
तो इसीलिए फर्म का जो डिमांड का कर्व है वो डिमांड के मार्केट के कर्व के बराबर होता है, ठीक है। तो डिमांड की कर्व का जो शेप है वो डाउनवर्ड होता है, यू कैन लुक एट दिस, है ना। मतलब जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरती है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। इसका रीजन पता है क्या है? मोनोपोली फर्म अगर ज्यादा बेचना चाहती है तो उसे प्राइस कम करना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल के, सॉरी, आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मान लो फर्म एक यूनिट 100 रुपए में बेचती है, तो 2 यूनिट बेचने के लिए उसे प्राइस को 80 करना मतलब 80 करना पड़ सकता है। यानी ज्यादा क्वांटिटी बेचनी है तो प्राइस कम करना पड़ेगा। दैट इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड आई विल डिसाइड माई प्राइस। ओके, आई होप यू गेट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब होता है ना कि हम बल्क में सामान लेते हैं तो हम कहते हैं अरे भैया थोड़ा डिस्काउंट तो दे दो। तो डिस्काउंट यही है आपका, ठीक है। अगर आपने कोई बल्क में सामान खरीदा है तो यू विल टेक द डिस्काउंट की अच्छा चलो ठीक है, तुम वैसे तो 100 का लगाते हो, अब तुम 80 का कर लो, है ना। लुक लाइक दैट। दूसरे केस में बात की जाए तो देर इज अ डिमांड कर्व फॉर एन ओलिगोपोली फर्म एंड हाउ इट विल वर्क लाइक इन द मार्केट। देखो, सिंपल सी बात है। डिमांड कर्व ओलिगोपोली है, किंग। किंग का मतलब भी मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है। सो डिमांड कर्व ऑफ एन ओलिगोपोली फर्म, इट विल शो द फर्म रेजेस द प्राइस, है ना। फर्म अपने प्राइस को बढ़ा रही है। देखो, ओलिगोपोली मार्केट में ना कुछ ही बड़े सेलर्स होते हैं, ठीक है। और हर फर्म का डिसीजन दूसरे फर्म पर डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है ना। तो प्राइस और आउटपुट का रिलेशन ट्रिकी होता है। अगर एक फर्म प्राइस बढ़ाएगा तो कॉम्पिटिटर्स अपने प्राइस सेम या लोअर रख सकता है, फर्म का डिमांड गिर सकता है, ठीक है। अगर एक फर्म प्राइस कम करे तो सभी कॉम्पिटिटर्स फॉलो करेंगे, और फर्म का डिमांड इतना इंक्रीज नहीं होगा जितना सोचा था, ठीक है। इसीलिए ओलिगोपोली का जो डिमांड कर्व है ना, वो स्पेशल शेप का होता है। इसे हम किंग डिमांड कर्व भी कहते हैं। देखो ये किंग्ड है, ठीक है। तो इससे देखो, एक किंग, ये जो आपको ये रेड डॉट दिख रहा है ना, दैट इज द किंग। अच्छा अभी मैं बताती हूँ। देखो कर्व में किंग होता है, अबव किंग क्या है? देखो किंग के ऊपर क्या है? किंग के ऊपर है कि जो डिमांड की कर्व है ना वो रिलेटिवली इलास्टिक होती है। अगर प्राइस बढ़ाएं तो डिमांड बहुत गिरेगी, ठीक है। अगर मैं किंग के नीचे की बात कर रही हूँ आपसे, ठीक है, तो यह डिमांड कर्व रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। अगर प्राइस कम करें ना तो डिमांड उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अगर मैं देखो इसी केस में प्राइस रिजिडिटी भी रहता है। फर्म्स प्राइस को ज्यादा चेंज नहीं करती। क्यों नहीं करती? अगर मान लो प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड ही गिर जाएगी, है ना। अगर प्राइस कम करेंगे तो कॉम्पिटिटर्स भी प्राइस कम करेंगे, तो डिमांड इतना नहीं बदलेगी। सो दैट मीन्स कि ये क्या है, किंग डिमांड कर्व है। और ओलिगोपोली में क्या है? ओलिगोपोली का जो डिमांड कर्व है वो स्पेशल शेप का इसीलिए है बिकॉज अगर फर्म एक प्राइस कम करे तो सभी कॉम्पिटिटर्स उसको फॉलो करेंगे, और फर्म का डिमांड इतना इंक्रीज नहीं होगा जितना सोचा था, क्योंकि सब एक ही रेस में चल रहे हैं, है ना। तो एक गिरेगा तो सारे ही बगल में गिरेंगे, है ना। होता है ना, एक मूर्ख है तो सारे ही मूर्ख हैं, तो इट विल वर्क लाइक दैट। अच्छा, नेक्स्ट इज डिमांड कर्व ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक फर्म। नाउ व्हाट इज दिस? देखो, ओलिगोपोली में तो एक ही राजा है ना, राजा है वो, सिंपल सी बात है। अब हम बात कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक की। मोनोपोलिस्टिक क्या है? बहुत सारे सेलर्स होते हैं लेकिन हर सेलर का प्रोडक्ट थोड़ा सा यूनिक है, दैट इज द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसलिए हर फर्म के पास अपना डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व की बात करूं जैसे कि मोनोपोली में होता है, तो प्राइस बढ़ाएंगे अगर तो डिमांड गिरेगी, प्राइस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट यूनिक है। फर्म थोड़ा प्राइस कंट्रोल रख सकता है ना। अगर मोर इलास्टिक होगा, अगर मोनोपोली से देखो, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है ना। क्लोजली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट तो है ही ना, अगर प्राइस ज्यादा हो भी गया तो कंज्यूमर इजिली स्विच कर लेंगे। मैं कोलगेट यूज कर रही थी, मुझे नहीं पसंद आया, मैंने पेप्सोडेंट यूज करना शुरू कर दिया, है ना। तो टूथपेस्ट ब्रांड्स कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, अगर कोलगेट प्राइस बढ़ाता भी है ना तो कुछ कंज्यूमर पेप्सोडेंट या क्लोजअप की तरफ चले जाएंगे। तो इसीलिए कोलगेट का जो डिमांड कब है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेकिन इलास्टिक है ना। क्योंकि भाई इफ आई हैव सो मेनी ऑप्शंस इन द मार्केट आई विल ट्राई टू स्विच ना, आई विल नॉट स्टिक टू दैट। पर नहीं, मैं तो कोलगेट ही यूज करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो आज कोलगेट से ही ब्रश करूंगी, इट विल नॉट। बढ़ गया तो भाई चल ठीक है भाई, ले आओ पेप्सोडेंट ले आओ, है ना।
क्या ही है, ब्रश ही तो करना है ना। सो इट विल लाइक दैट। तो इसलिए इसका ग्राफ भी अगर आप देखोगे ना तो किस तरीके से है, इसकी ग्राफ की शेप देखो, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और मोर इलास्टिक है किससे, मोनोपोली से, बिकॉज दे हैव सम ऑप्शंस टू शो यू। नेक्स्ट इज very important, king demand curve theory. Now what is this, what is the concept, what are the assumptions, and what is the example of king demand curve? देखो, अब ये क्या है, देखो इसे प्रपोज किया था हमारे इकोनॉमिस्ट पॉल स्पेजी ने 1939 में, ठीक है। ये थ्योरी बोलती क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस रिजिड क्यों है ना। प्राइस रिजिड क्यों रहता है, हर फर्म का प्राइस और डिमांड का रिलेशन कॉम्पिटिटर के बिहेवियर पर डिपेंड करता है, ठीक है। किंग डिमांड का देखो, किंग का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कर्व में एक किंक होता है, जो मैंने आपको लास्ट उसमें दिखाया ना, डॉट सा होता है। एक पार्ट इलास्टिक है और दूसरा पार्ट इनइलास्टिक है। मान लो अगर एक फर्म प्राइस इंक्रीज करे, ठीक है, तो कॉम्पिटिटर्स प्राइस को नहीं बढ़ाते, फर्म का डिमांड बहुत गिरेगा, इलास्टिक पार्ट है ना। तो अगर एक फर्म प्राइस डिक्रीज कर दे, है ना, और कॉम्पिटिटर्स भी प्राइस कम कर देते हैं, तो फर्म का डिमांड इतना फिर भी नहीं बढ़ेगा, दैट इज इन इलास्टिक पार्ट। तो इसीलिए फर्म इजीली प्राइस स्टेबल रखते हैं कि भाई देखो, बिल्कुल ही मार्केट से आउट होने से अच्छा है चुपचाप चलते रहो, है ना। तो एजम्पशंस क्या है, मार्केट इज ओलिगोपोली, मतलब कि फ्यू लार्ज फर्म्स विल बी डोमिनेट, प्रोडक्ट्स कैन बी होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड। देखो होमोजीनियस का मतलब क्या है, सेम सेम से। अब फर्म क्या बिलीव करती है कि भाई जो कॉम्पिटिटर्स है वो अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो फॉलो ही नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटर्स का प्राइस डिक्रीज हुआ तो फॉलो करेंगे। तो फर्म के पास इंटरडिपेंडेंस होता है, एक का एक्शन दूसरे पर इफेक्ट डालता ही डालता है, ठीक है। तो डिमांड कर्व डी हैज अ किंक करंट प्राइस, तो अगर अबव किंक है तो इलास्टिक डिमांड है, अगर बिलो किंक है तो इनइलास्टिक डिमांड है। तो एम आर कर्व जो होती है, जो मार्जिनल कर्व होती है, वो हमेशा गैप शो करती है किसमें, किंग डिमांड में। तो एग्जाम्पल से आप ये भी समझ सकते हो, आपके मोबाइल नेटवर्क के जो प्रोवाइडर्स हैं, जियो, एयरटेल, वीआई, है ना, अगर एयरटेल अपना प्राइस बढ़ाता है तो लोग जियो पर शिफ्ट कर जाएंगे, डिमांड गिर जाएगी। अगर एयरटेल अपना प्राइस कम करता है तो जियो और भी फॉलो करेगा, क्यों, क्योंकि डिमांड इतनी इंक्रीज नहीं होगी। तो प्राइस जनरली स्टेबल रहता है, ठीक है। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ किंग डिमांड कर्व, ठीक है। नेक्स्ट इज, so there are some main implications of price rigidity and examples of in the real life। ये मैंने उसी का ही पार्ट इसमें डाला हुआ है। दैट मीन्स कि देखो, इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या है, ठीक है। देखो, अगर फर्म ज्यादा प्राइस चेंज नहीं करेगी ना, क्योंकि प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड बहुत ज्यादा गिर जाएगी, और प्राइस अगर कम कर दिए तो कॉम्पिटिटर्स भी प्राइस कम करेंगे, तो डिमांड उतनी वैसे भी नहीं बढ़नी है ना। तो मार्केट में मोस्टली स्टेबिलिटी बनी रहती है। देखो क्योंकि प्राइस अगर स्टेबल है तो फर्म एडवर्टाइजिंग भी करेगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी फोकस करेगी, आफ्टर सेल्स की सर्विस पर भी फोकस करती है। तो मोबाइल कंपनीज अपने प्लान्स और सर्विसेज इंप्रूव करते हैं। प्राइस मोस्टली स्टेबल ही देखना। देखो भी जियो ने कितने टाइम बाद अपने प्लान्स को रिवाइज किया, है ना। नेक्स्ट इज द इंटर, देखो जियो ने अपने प्लान्स रिवाइज करे तो पीछे पीछे एयरटेल इन सब ने भी अपने प्लान्स को रिवाइज करना शुरू कर दिया। तो इंटरडिपेंडेंस है, मतलब कि हर फर्म एक दूसरे के एक्शंस पे ध्यान रखती है कि भाई कौन क्या कर रहा है। प्राइस डिसीजन किसी भी फर्म का मार्केट शेयर पर इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी डिफरेंस क्या है इसमें, अगर अबव किंक है तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू डिमांड इलास्टिक है, और बिलो है तो इनइलास्टिक है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी आपकी ऐसे ही चलती है, ठीक है। मारुति, हुंडई, टाटा, प्राइस मोस्टली स्टेबल हैं। डिस्काउंट और फीचर्स पर फोकस करते हैं ये लोग। गाड़ी 20 लाख की है तो 20 लाख की तो मिलेगी आपको, उसको उसके ऊपर ही थोड़ी ना कि मैं आपको 15 में दे दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। एयरलाइन इंडस्ट्री देख लो आप अपनी, इंडिगो, एयर एयर इंडिया, गो एयर, टिकट के प्राइसेस मोस्टली स्टेबल रहते हैं, है ना। सर्विसेज और रूट्स इंप्रूव कर देते हैं खाली, है ना, क्योंकि पता है कि भाई उसमें कोई डिस्काउंट नहीं हो सकता। एयर इंडिया की अगर प्राइस 5, अगर मेरे को यहाँ से जम्मू कश्मीर जाना है तो दिल्ली टू जम्मू कश्मीर इट विल बी कॉस्टिंग 6,000 रुपीज। वहीं अगर मैंने इंडिगो की बुक करी है तो वो कह रहा है कि 6,500, 500 रुपए का फर्क पड़ जाएगा, हद से हद कितने का पड़ेगा, इससे ज्यादा तो नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स कि दे ऑल आर वर्किंग बिलो द सर्कल, है ना, और बिलो द लाइन, सो दैट कि फर्म ज्यादा भी हड़बड़ाए ना, कोई फायदा नहीं होता ना उस चीज का, ठीक है। दूसरी बात,
देखो, एक ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, व्हाट आर दीज एंड व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दीज। देखो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, इसको एसी पैग्यू ने बताया था। देखो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है सेम प्रोडक्ट का डिफरेंट प्राइस अलग अलग बायर से लेना। ठीक है, ये जनरली क्या है, जो मार्केट पावर वाले फर्म्स करते हैं ना, जैसे लाइकली मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये उनमें देखा जाता है। ठीक है, देखो, फर्स्ट डिग्री क्या है, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि हर बायर से उसकी मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे के हिसाब से प्राइस चार्ज किया जाता है। ठीक है, फर्म हर बायर से डिफरेंट प्राइस लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्शन, हर जो बिडर होता है ना, वो अपना हाईएस्ट प्राइस, जो प्राइस है वो पे करता है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट डिग्री वाला एग्जाम्पल। सेकेंड डिग्री में क्वांटिटी बेस्ड होता है, या कि प्रोडक्ट की वर्जनिंग होती है, मतलब कि प्राइस क्वांटिटी या वर्जन के बेसिस पर अलग होता है। ठीक है, बायर्स के लिए एक ही प्रोडक्ट के लिए टैरिफ या डिस्काउंट स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, अगर ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा यूनिट का रेट आएगा, अगर ऑब्वियसली बात है कम यूज करूंगी तो कम आएगा। देखो, बल्क, अगर मान लो कि मैंने सपोज मैंने बिस्किट्स खरीदे हैं, ठीक है, तो मुझे एक बिस्किट पड़ रहा था 10 रुपए का। ठीक है, अब मैंने खरीद लिए 100 पैकेट, तो मुझे वही जो पैकेट था उसने मुझे 8 रुपए का लगा दिया, मतलब कि मैंने उसे बल्क में खरीदा। दैट इज द सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री को मैं और क्या बोलती हूँ, क्वांटिटी बेस्ड और द प्रोडक्ट वर्जनिंग, जहां पे मैं बल्क में खरीद के अपने प्राइस को और भी ज्यादा कम करवा सकती हूँ, है ना। थर्ड डिग्री क्या है, ग्रुप बेस्ड होता है ये, मतलब कि प्राइस के जो प्राइस है ना, प्राइस जो बायर के ग्रुप के बेसिस पर अलग होता है। ग्रुप्स में भी एज, लोकेशन और प्रोफेशन, मान लो कि स्टूडेंट है जो डिस्काउंट, उसको सिनेमा में डिस्काउंट मिल गया, ट्रांसपोर्ट में डिस्काउंट मिल गया क्योंकि बच्चा था, स्टूडेंट था, है ना। सीनियर सिटीजन को ट्रेन में डिस्काउंट मिल गया, है ना। तो मतलब कि सेलर चार्जेस डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केट बेस्ड ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। तो फर्स्ट डिग्री इज इंडिविजुअल विलिंगनेस टू पे, सेकेंड डिग्री इज क्वांटिटी और वर्जन, और थर्ड डिग्री इज बायर और ग्रुप। ठीक है, तो आप एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट डिग्री में ऑप्शन मान सकते हो। ठीक है, देखो, इन द फर्स्ट डिग्री, द व्हाट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फर्स्ट डिग्री। कभी कभी ना बच्चों को फर्स्ट डिग्री नहीं समझ में आता है। देखो, ये ना परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, हर बायर से उसकी मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे के हिसाब से प्राइस किया जाता है। देखो, अगर हर बिडर अपने मैक्सिमम विलिंगनेस पे को ऑफर करता है, ठीक है, तो सेलर हर बिडर को अलग अलग प्राइस के प्रोडक्ट बेचता है ना। तो फर्म अपनी टोटल कंज्यूमर सरप्लस को कैप्चर कर लेती है, एग्जैक्टली वही जो जो बायर पे करने को रेडी है। अच्छा, मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल दूं एक, देखो, पर्सनलाइज प्राइसिंग ऑन ई कॉमर्स। ठीक है, सम वेबसाइट्स क्या करती है ना, ट्रैक कर लेती हैं बिहेवियर को और इंडिविजुअल प्राइसेस शो करती हैं। कार डीलरशिप लगा लो आप, है ना, वो नेगोशिएट करते हैं प्राइस को इंडिविजुअली, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन किस प्राइस पे लेगा, है ना। सो व्हाट इज द ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो मतलब कि ओवरऑल मतलब इसका कंक्लूजन क्या है ना, क्या मतलब है फॉर्म्स ऑफ मार्केट का। देखो, सिंपल सी बात है, मार्केट का मेन पर्पस है बायर और सेलर के बीच में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करना। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, ये कंपटीशन का लेवल, नंबर ऑफ सेलर्स और प्रोडक्ट टाइप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, टाइप ऑफ मार्केट है कंपटीशन, सॉरी परफेक्ट मार्केट है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है ना। आपका प्राइस का बिहेवियर है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक है ना। एडवांस कॉन्सेप्ट है, जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के तीन आपके टाइप होते हैं, है ना। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर और कंपटीशन है वो फर्म के प्राइस और आउटपुट डिसीजंस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो रियल इफेक्ट एग्जांपल्स अगर समझें इजियर है, देखो, एग्रीकल्चर मार्केट क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। रेलवे है मोनोपोली में, टूथपेस्ट ब्रांड है मोनोपोलिस्टिक में, और मोबाइल नेटवर्क है ओलिगोपोली में। ठीक है, so this is all the conclusion of this chapter, that is the forms of market. Okay, so I hope you like the video and you enjoyed this video. Okay, so connect back to the knowledge temple for the complete learning. So thank you for watching this lecture. If you really liked it, you can join us on the knowledge temple. So let's make together learning engaging and rewarding. So we will meet in the next video with new chapter. Bye everyone.